Hello students, in this lecture we have discussed about the next important topic, law of independent assortment. Before we start law of independent assortment, you already study monohybrid law, law of dominance and law of segregation, and as you know that how Mendel's principles is based on. Some exceptions are Mendelian principles. You already studied in complete dominance and codominance. Now, let's start law of independent assortment. This law is totally based on dihybrid cross. Dihybrid cross is a cross involving two pair of contrasting traits. जब दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो वह जो क्रॉस होगा आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। इसके पहले आपने जो भी लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये आपके टोटल बेस्ड थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। वहाँ पर हम एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करके क्रॉस कर रहे थे। ए क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर इज नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। यानी दो इंडिविजुअल्स के बीच में हम दो कैरेक्टर की अगर स्टडी कर रहे हैं तो वह हमारा कहलाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल crossed a pea plants with round yellow seeds with plant having wrinkled green seed. मेंडल ने दो प्लांट्स लिया, एक प्लांट्स के सीड का शेप आपका राउंड था और कलर कैसा था आपका येलो था, दूसरा प्लांट था जिसके सीड का शेप आपका रिंकिल्ड था और कलर ग्रीन था। इन F1 जनरेशन उन्होंने देखा कि जो भी आपके प्लांट्स प्रोड्यूस हुए केवल आपके राउंड येलो सीडेड प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, दैट इज द कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बिकॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट मीन्स राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकिल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। देन सेल्फिंग ऑफ दीज प्लांट्स, इन्होंने देखा कि 4 टाइप के हमको कॉम्बिनेशन मिले और वह 4 टाइप के कॉम्बिनेशन आपके क्या थे, राउंड येलो थे, रिंकिल्ड येलो थे, राउंड ग्रीन था और रिंकिल्ड ग्रीन था, इन द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। तो उन्होंने जब सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में उन्होंने पाया कि जो फिनोटिपिक रेशियो उन्हें मिला वह आपको मिला 9:3:3:1 और जो जीनोटिपिक रेशियो था वह रेशियो आपको मिला 1:2:4:1:2:1:2:1। ये आपका मेंडल्स का डाईहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो था। मेंडल्स की जो सेकेंड लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये टोटली बेस्ड है F2 रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। जो भी आपका रेशियो आया आपका F2 रेशियो डाईहाइब्रिड क्रॉस का, उस पर आपका टोटली बेस्ड है। दिस लॉ of independent assortment state that the member of one pair of factor, I repeat, the member of one pair of factor that is allele segregate independently of the number of other gene pair at the time of gamete formation. At the time of gamete formation जो भी आपके members थे वो आपके segregate हो गए, अलग हो गए। It means heterozygous condition में देखें तो जैसे आपका पेयर है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका सेग्रीगेट हुआ इंडिपेंडेंटली ऑफ पेयर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने देखा कि जो कलर है आपका सीड का वह इंडिपेंडेंट है द शेप ऑफ द सीड। यानी हम यहाँ पर मेंडल ने जो प्लांट सिलेक्ट किया था, मेंडल ने प्लांट जो सिलेक्ट किया आपका राउंड एंड येलो लिया और रिंकिल्ड और ग्रीन लिया। सपोज करें कि कैपिटल आर जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका राउंड शेप और कैपिटल वाई जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका येलो शेप, येलो कलर। तो हियर द जीनोटाइप आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। रिंकिल्ड के मान ली सपोज डैट स्मॉल आर जो डिटरमिन कर आपका रिंकिल्ड शेप और स्मॉल वाई जो है आपका डिटरमिन कर रहा है आपका ग्रीन कलर। तो यहाँ भी आपका जो जीनोटाइप हो जाएगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। बोथ आर होमोजाइगस कंडीशन, दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स and in and crosses in F1 generation all plants are round and yellow seeded। here आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन मिला वो आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई
स्मॉल वाई मिला F1 जनरेशन में। अब क्या होगा जब हम इनका सेल्फ क्रॉस करेंगे, तो सेल्फ क्रॉस करेंगे तो हमको F2 जनरेशन में 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। एक आपका होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपके 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, मेल के और फीमेल के। तो आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो टोटल आपको 16 प्लांट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम गैमेट्स बनाते हैं, क्योंकि अगर गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स अगर आपका सही बनेगा तो आपका आराम से पुनेटिक स्क्वायर जो है आपका क्लियर आपको रिजल्ट देगा। अन्यथा फिर अगर गैमेट फॉर्मेशन अगर आपका सही से नहीं होता है तो रिजल्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर गैमेट बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम जो भी कैरेक्टर है उसका, जैसे राउंड है तो उसका हम पहले 2 बार डोमिनेंट लिखते हैं और उसी कैरेक्टर का हम 2 बार रिसेसिव लिखते हैं। फिर जो सेकेंड कैरेक्टर है दैट इज अ सीड का कलर, तो उसका हम पहले एक बार डोमिनेंट लिखेंगे, एक बार रिसेसिव लिखेंगे, एक बार डोमिनेंट लिखेंगे और एक बार रिसेसिव लिखेंगे, तो हमारा आसानी से गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे बेटर और सबसे आसान तरीका है गैमेट फॉर्मेशन का कि पहले कैरेक्टर का हम 2 बार डोमिनेंट लिखते हैं, दूसरे कैरेक्टर का हम 2 बार रिसेसिव लिखते हैं, फिर दूसरे कैरेक्टर का हम एक बार डोमिनेंट, एक बार रिसेसिव, एक बार डोमिनेंट, एक बार रिसेसिव। इस तरह से हमारे 4 डिफरेंट गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। देन अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने पे हम देखेंगे कि कैपिटल आर राउंड येलो प्लांट्स हमको 9 मिलेंगे आउट ऑफ 16 में। 3 प्लांट्स हमको ऐसे मिलेंगे जो कि आपका राउंड और ग्रीन होगा, 3 प्लांट्स हमको ऐसे मिलेंगे जो कि रिंकिल्ड और येलो होगा, और 1 प्लांट्स हमको ऐसे मिलेगा जो कि आपका रिंकिल्ड ग्रीन होगा। यानी हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा वो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा 9:3:3:1 मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखें कि राउंड के साथ हमने येलो प्लांट लिया था, रिंकिल्ड के साथ ग्रीन लिया था, लेकिन हमको F2 जनरेशन में राउंड के साथ ग्रीन भी मिल रहा है और रिंकिल्ड के साथ येलो मिल रहा है। इट मीन्स क्या है, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं और किसी के भी थ्रू जा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इन दिस लॉ कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। यदि सेम क्रोमोसोम पर अगर जीन लोकेटेड होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ जो है आपका फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगर सेम जीन पे होगा तो वह जीन आपका कहलाएगा लिंक्ड जीन, और लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। क्योंकि उस समय लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का उतना डिस्कशन नहीं था, तो अगर लिंकेज होगा तो वह मेंडेलियन प्रिंसिपल का आपका एक्सेप्शन होगा। तो आप बहुत सारे आप एक्सेप्शन देखेंगे, इपिस्टेसिस है, लीथल जीन इंटरेक्शन है, तो बहुत सारे आपको जब जीन इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो मेंडल का रेशियो है आपका 9:3:3:1 ये आपका चेंज होता जाएगा। इन हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज लिंकेज फिनोमेना। लिंकेज फिनोमेना को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि बिकॉज कैरेक्टर स्टडीड इन प्ली प्लांट्स बाय हिम वेयर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। जो भी मेंडल के सक्सेस के पीछे ये भी रीजन है कि उन्होंने जो भी कैरेक्टर चूज किए थे उसके जीन जो थे आपके डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे या दूर दूर स्थित थे। अगर पास पास होते हैं तो उनके बीच लिंकेज के चांसेस होते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता मेंडल को वह रिजल्ट ना मिल पाता। नेक्स्ट, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज आल्सो अप्लीकेबल टू डाइहाइब्रिड क्रॉस। जिस तरह से आपने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको वहां पर भी रेशियो 1:1 का मिल रहा था, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी अब टेस्ट क्रॉस अप्लीकेबल होगा। ए क्रॉस बिटवीन डाइहाइब्रिड एंड डबल रिसेसिव पेरेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ टेस्ट क्रॉस। अब इसमें क्या करेंगे, यदि हम क्रॉस करते हैं जो F1 जनरेशन में हमारा प्लांट्स प्रोड्यूस हुआ उसका हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, तो हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा वह फिनोटाइपिक रेशियो हमारा 1:1:1:1 का मिलता है। यानी F1 जनरेशन में जो हमारा राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट था उसका क्रॉस अगर हम रिंकिल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट से करते हैं तो हमारा जो रेशियो होगा 1:1:1:1 का होगा। दैट इज द डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस स्लाइड्स, मेंडल्स ने जो अपने वर्क पब्लिश किए थे 1865 में पब्लिश किया था, लेकिन 1900 तक वह आपका अनरिकॉग्नाइज्ड रहा।
मतलब उसके बारे में उसके चीज़ों को कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसके पीछे रीजन्स क्या थे? तो रीजन्स तो क्यों क्या था? सबसे पहला रीजन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उतना कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं था। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फैक्टर्स क्लियर, जो भी जीन का या फैक्टर का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उस समय जीन को खोजा नहीं गया था, तो उस समय जो भी जीन या फैक्टर के कॉन्सेप्ट थे उतना क्लियर नहीं थे। मैथमेटिकल अप्रोच फॉर बायोलॉजी वाज नॉट एक्सेप्टेड, उस समय के जो साइंटिस्ट हैं ये टोटली आपका न्यू कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इसमें बायोलॉजी के साथ मैथ का स्टैट्स का यूज किया गया था, जो कि टोटली उस समय के लिए नया था। तो इसलिए उसको ध्यान वहाँ के उस समय के जो साइंटिस्ट हैं उसको उतना ध्यान नहीं दिए। नो प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, मतलब जो भी फैक्टर्स थे उसके एग्जिस्टेंस के कोई प्रूफ नहीं थे। तो इस तरह के आपके ये सारे रीजन्स थे जिसके कारण मेंडल्स के वर्क पब्लिश होने के बाद भी 1900 तक आपके नहीं उस पर कोई ध्यान दिया। बाद में आपके 3 साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और सेमार, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और सेम रिजल्ट पे पहुँचे जो ऑलरेडी मेंडल पहुँच चुके थे। इसलिए इन तीनों साइंटिस्ट को बोला जाता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, इन्होंने ही मेंडल्स के वर्क को फिर से रीडिस्कवर किया था। ओके, थैंक यू।